नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। ताजमहल पर दावा, कुतुब मीनार पर दावा, तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी दावा, तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर दावा, बिहार में एक गांव पर दावा, दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा और इसके बाद वक्फ के नाम पर एक नया दावा ठोका गया है। बैगन। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। और इस दावे में अब देश की संसद, दिल्ली का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का पॉश इलाका वसंत विहार भी जुड़ गया है। असम के एक बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल जो कह रहे हैं कि यह सब कुछ वक्फ की जमीन पर बना है। इतना ही नहीं, वक्फ के बहाने भड़काने का खेल लगातार जारी है। आज जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आज हम करेंगे इसी मंच पर। वाराणसी में 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित करते हुए नोटिस जारी किया तो छात्र सड़कों पर उतरे। ये कोई पहली बार नहीं जब वक्फ ने ऐसा दावा किया। पिछले दिनों एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने भी ऐसा ही सनसनीखेज दावा ठोक दिया था। पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये आग है, इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। और इस बयान के बाद भड़काने, उकसाने और सियासी आर पार का दौर शुरू हो गया। हमारे वक्त को खत्म करने की तैयारी है तो ना ईदगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना खानगाह बचेगी, ना कोई मस्जिद बचेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कटोगे तो कटोगे। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? पहले शिकार हम हुए, अगले शिकार आप होगे। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। भारत सरकार के अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा रखी है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा सरकार कब्जाएगी, अपने मंत्रालयों को काबिज कराएगी। अगर ऐसी बात अच्छा हमको सिखा रिया है तो ये बड़ा बेहुदा बयान है। 70 साल सत्ता में जो लोग रहे हैं या रीजनल पार्टीज के रहे हैं, उन्होंने वक्फ को लूटा है। देश के वजीर आजम ने, हमारा एक ही मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और जिन लोगों ने इसको लूट खसूट करा है उसको अकाउंटेबिलिटी पे लाया जाए। ये रायसीना हिल्स जो है, ये रायसीना गांव था जिसमें ज़्यादातर पिछड़े समाज के लोग रहते थे, गुर्जर ज़्यादा संख्या में थे। इसकी रिसर्च करनी चाहिए, दोबारा स्टेटमेंट अजमल साहब को इस पे जारी करना चाहिए। पुराने व्यक्ति हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आई थिंक उनके पास साक्ष्य होंगे। साक्ष्य हैं तो जेपीसी के सामने रखें। जेपीसी देश भर से सुझाव आमंत्रित कर रही है। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड सूत्रों के मुताबिक उसके पास नई संसद और एयरपोर्ट से जुड़ा कोई दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। वहीं वक्फ को लेकर चल रही सियासत के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके,
सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। इस बीच संसद में भी वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बनी जेपीसी में घमासान मचा हुआ है। वक्फ बिल पर अब तक करीब 26 बैठकें हो चुकी हैं। जेपीसी का कार्यकाल 4 महीने तक बढ़ा दिया गया है। अब बजट सत्र के आखिरी दिन रिपोर्ट पेश होगी। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की बड़ी वजह अभी कई और स्टेक होल्डर को पक्ष रखना है। कई राज्य सरकारों को जेपीसी को जवाब देना है। जेपीसी को अभी कई राज्यों का दौरा करना है। तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। इसका गठन पिछली जगनमोहन की सरकार ने किया था। अब नई कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेता वक्फ के नाम पर एक वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वक्फ बिल पर वक्फ के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। जोरदार अभिनंदन करिए आज के मेहमानों का। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हैं प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, और साथ ही हैं जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आखिरकार ये मामला क्या है विवेक जी? अब भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बनी है। जी देखिए, बात सिर्फ पोलराइजेशन की है। 70 साल आजादी के बाद लगभग हम हैं। क्या कभी आपने इस तरह के इश्यूज आज तक सुने? वक्फ तो इतने समय से है, कोई कंट्रोवर्सी हुई? कभी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सामने आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट के केसेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने जो प्रश्न पूछा मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है ऐसा जो बोल रहे हैं, और आपके इंडिया अलायंस के दर उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ है? सीधा और सपाट सवाल है, सीधा सपाट जवाब चाहूंगा इस बदरुद्दीन अजमल जी ने अगर इस इशू को उठाया है तो पहले तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कागज प्रस्तुत करें कि है या नहीं है, और अगर है भी तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। वक्फ ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत सरकार और भारत के खिलाफ। ठीक है, एक करके मैं आता हूं अश्विनी उपाध्याय आपके पास। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, इसके मायने क्या है कहने की? देखिए, 4 साल पहले इस पर बहुत कम चर्चा होती थी। हम लोगों ने इसको जब चैलेंज किया तब इस पर चर्चा शुरू हुई। हमारा ये कहना है ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा, बाबा साहब के संविधान से, और कानून एक होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। हिंदू दान करते हैं, क्रिश्चियन चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम उसी को वक्फ कहते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है फिर तो हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बौद्ध ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, यहूदी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बहाई ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, और नहीं तो सबका मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, एक व्यक्ति के लिए अलग से बोर्ड, ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी सीधी सी बात है। भारत का संविधान जब बना मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका था। संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा। ये जो बना है अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। जो मुगलों की जमीन थी वो उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी, इसलिए मुगलों की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उनको वहां की जमीन मिल गई, तो स्वाभाविक सी बात जो पाकिस्तान से यहाँ आए उनको यहाँ की जमीन मिलनी चाहिए, इसलिए वो जमीन वक्फ नहीं हो सकती है। मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान वक्फ नहीं हो सकता, क्योंकि मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, वहां जाना हराम है। अरब में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। अब आती है बात की जमीन है किसकी। ओवैसी साहब ये नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दान किया, न मदनी साहब बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया, न बुखारी साहब बता रहे हैं, न दुरानी साहब बता रहे हैं। अपना नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया, बस कह रहे हैं हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन है, एयरपोर्ट भी, हाईवे भी, बंदरगाह भी, मतलब सब कुछ, जंगल भी, नदियां भी, सब कुछ वक्त होती चली जा रही है। मिसगाइड कर रहे हैं आप। इसका एक बार सुनिए भाई साहब, बीच बोलिए। उपाध्याय जी आप मिसगाइड कर रहे हैं। बिना कागज के कोई कैसे दावा कर सकता है? अरे बिना कागज का घटिया कानून बनाया। जी एक कानूनी घटिया बनाया गया। ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया को रख लिया। देखिए अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। शादाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर मैं बीजेपी के पास आता हूं, क्योंकि वो सरकार में है, उनको बहुत चीजों के जवाब देने हैं। शादाब चौहान, भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है, बचा क्या है बचाने को?
बताइए अब मुझे, 1500 साल पुराना भी वक्फ के कब्जे में आ गया, कैसे? दरअसल क्या है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और उस पर संसद भवन बना है, जो अजमल साहब ने कहा है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास अगर तथ्य हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, देश के लिए कार्य हो रहा है। अगर वक्फ की जमीन पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर बहुत से गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अगर एक वक्फ की जमीन पर अगर देश की संसद चल रही है तो हम किसी भी सांसद से उसका किराया लेने का समर्थन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देश के लिए हम लोगों तो इतना बलिदान दिए हैं, आजादी में दिए हैं, उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी हमने त्याग बलिदान दिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और अगर हमारी जमीन में से आप जो भारतीय संसद की जो जमीन है वो आपने वक्फ की मान लिया, आप कह रहे हैं उसका हम त्याग करते हैं। हमने कहा कि अगर अजमल किराया भी नहीं लेंगे। अगर अजमल साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति जो देश की सदन में रहे हैं, उन्होंने अगर ये साक्ष्य रखे, उनके पास अगर साक्ष्य हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उसमें ये मान लेंगे कि चलिए देश की सेवा के लिए कोई कार्य हो रहा है। भारतीय संसद जिस जमीन पे बना हुआ है वो किसने जानकारी, इन लोगों को तो हक है ना जानने का, हम सबको तो हक है जानने का। मैं वही, जिस जमीन पर आप किराया नहीं ले रहे, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं देश के, मैं वही तो कह रहा हूं अमीर जी, वही तो कह रहा हूं कि जिस माननीय सांसद ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस विषय को रखा है। हमने कहा जब उन्होंने रखा है, उन जैसा सम्मानित व्यक्ति किसी साक्ष्य के आधार पर ही बात करेगा, और अगर उनके पास साक्ष्य हैं, सामने आते हैं, तो हम ये मानेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लैंड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्योंकि वो भी जमीन आपकी है। देश की सेवा के लिए तो चलेगा, देश की सेवा के लिए, देश सेवा सर्वोपरि है। ओके, वो भी देश सेवा के लिए सर्वोपरि है। रुको जरा, सब्र करो। भारतीय संसद, और इन्होंने वो दान दे दिए। अब देखिए, सबसे पहले अभी विवेक जी ने बोला कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो मैं से विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू हिंसक, रामचरितमानस, नाच गाना, पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है, और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में। मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता।